हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 27 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, व्हाट हैपेंड इन द अफगानिस्तान, काबुल। दो कल बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ओके। और उस बॉम्ब ब्लास्ट में अराउंड 20 लोगों की डेथ हो गई। और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ काबुल एयरपोर्ट के पास, जहां पर बहुत सारे लोग थे, मतलब यूएस के लोग भी थे। और उसके साथ-साथ यूएस की, मतलब यूएस आर्मी के लोग भी थे, मैराइन्स थे और उनके डॉक्टर्स थे। और उसके साथ-साथ जो लोग इंडिया जाना चाहते थे या अपनी-अपनी कंट्री वापस जाना चाहते थे या अफ़गानिस्तान को छोड़ना चाहते थे, वो लोग थे। तो एक काबुल एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ एंड द सेकंड सेकंड ब्लास्ट इट्स आउटसाइड सम होटल। और ऐसा 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 बोला जा रहा है कि अराउंड एटलीस्ट 12 अमेरिकन यूएस सोल्जर्स की डेथ हुई है। यूएस सर्विस मेंबर्स की डेथ हुई है। मतलब 12 अमेरिकन की डेथ हुई है, ऐसा स्पेकुलेशन है। और तालिबान ने बोला है कि तालिबान ने बेसिकली कंडेम किया है, क्योंकि तालिबान ही वहां पर अभी वहां पर देखा जाए, तालिबान ही अफगानिस्तान में भी डिफेक्टो गवर्नमेंट है। तो तालिबान ने इस अटैक को कंडेम किया है। और इस अटैक के पीछे अगर किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो आईसीस ने ली है। तो आईसीस हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज टू अटैक्स। ओके। और इसी के चलते इंडिया के लिए भी नुकसान हुआ, क्योंकि कल इंडिया से अराउंड 140 हिंदू एंड 6 अफगान्स को वैक्यूएट करना था। बट तालिबान ने उनको रोक दिया कि आप काबुल एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, आप प्रोसीड नहीं करेंगे। जिसके चलते, बिकॉज ऑफ दीज ब्लास्ट, जिसके चलते इंडिया जो है 140 हिंदू 6 अफगान्स को इवैक्यूएट नहीं कर पाया फ्रॉम दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। ओके। सो कल दो बम ब्लास्ट हुआ, उसके चलते देखा गया तो कल जो मेजर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन दोनों ने कल मीटिंग भी करी, इमरजेंसी मीटिंग भी करी कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि होता क्या है। अगर ऐसे टेररिस्ट एक्ट होते रहे तो फिर ऑब्वियसली बात है, जो बिगर नेशंस भी अफगानिस्तान में एंटर करेंगे और तालिबान रिजीम को हटाएंगे और वहां पीस सेटलमेंट लेकर आएंगे। मूविंग फर्दर, so it's about inaccessible UIDAI system leaves Aadhaar users in lurch. So what is UIDAI? So it's about the Unique Identification Authority of India. So it's basically कि आपका पैन कार्ड होता है, आपका आधार कार्ड होता है, तो ये सब UIDAI से लिंक्ड होते हैं। ओके। सो व्हाट हैपन कि बहुत सारे एम्प्लॉइज जो हैं उनको अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड, लिंक कराना है अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से। ठीक है। लिंक कराना है। और देखा जाए तो जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका आईटी सिस्टम जो है वो फ्रॉम द पास्ट वीक सही तरीके से नहीं चल रहा है और डेडलाइन आ चुकी है। और इसी के चलते जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट एंड पैन कार्ड, मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर की लिंकेज की जो है डेडलाइन आने वाली है। ये बहुत वरिंग वाली सिचुएशन है कि डेडलाइन आने वाली है और लिंक चल ही नहीं रही है, जिससे इन दोनों चीजों को लिंक कराया जा सके, इन दोनों अकाउंट्स को लिंक कराया जा सके। सो व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक अराउंड 1.1 लाख जो चिल्ड्रंस हैं वो ऑर्फन हो गए। मतलब ऑर्फन नहीं हो गए, 1.19 चिल्ड्रंस है, आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स की डेथ हुई या बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स की डेथ हो गई है ना। ये तो हुआ है इन दिस कोविड-19 में। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या हम पीएम केयर फंड से पैसा निकाल सकते हैं कोविड 19 में जो लोग ऑर्फिन्स हुए हैं उनके लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके 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 केयर गिविंग के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, क्या हम पैसा निकाल सकते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने कल चिल्ड्रंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो पहली कैटेगरीज जो है वो होगी जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया। दूसरी कैटेगरीज वो होंगी जिन्होंने आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स को खो दिया, मतलब किसी एक पेरेंट्स को खो दिया। और तीसरी जो होंगे जिन्होंने अपने लीगल गार्जियन को खो दिया, है ना। मतलब ऑलरेडी पहले ऑर्फन थे, लेकिन ऑर्फन के साथ साथ जो उनके लीगल गार्जियन थे उनकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ द कोविड-19। ये 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है चिल्ड्रंस को बाय द सुप्रीम कोर्ट। और इस हिसाब से बेसिकली चिल्ड्रंस की केयर करी जाएगी, इन ऑर्फन्स की केयर करी जाएगी। मूविंग फर्दर, सो
यूपी के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डिसीजन लिया है कि स्टबल बर्निंग, अच्छा स्टबल बर्निंग होती क्या है? स्टबल बर्निंग का मतलब है जैसे कि अगर आपने वीट का कोई खेत कभी देखा होगा, तो वीट जो काटी जाती है ना, तो वीट तो ऊपर आ जाती है ना? फ्लावर जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर ऊपर आ जाता है, लेकिन उसके स्टेम्स जो है ना वो भी रूट्स में लगे रहते हैं। स्टेम्स जो होते हैं ना रूट्स में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेम्स और रूट्स जो होते हैं ना, जो लगे रहते हैं आपके सॉइल में, अभी भी लैंड में लगे रहते हैं, वो इतने हार्ड नहीं होते कि हम वहां पर उनको हटाना ही पड़ेगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, सबसे इजी वे क्या होता है कि फिर से उस लैंड पे फिर से कुछ करने के लिए, उस एग्रीकल्चर लैंड पे फिर से कुछ उगाने के लिए वो लोग स्टबल बर्निंग करते हैं। तो स्टबल मतलब जो चीज बच जाती है, जो लैंड से कनेक्टेड है और रूट्स तक जाती है, बट उस चीज को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। ठीक है? जैसे आप घास काटते हो, ठीक है, तो आपने ग्रास को काटा। अब जो ग्रास बची हुई है, नीचे बची हुई है, क्योंकि आप रूट से निकाल दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन आप रूट से नहीं निकालते हो ना, आप काटते हो ना, तो जो बचा हुआ है तो उसको स्टबल बोलते हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं, उस चीज को बोलते हैं स्टबल बर्निंग। जिसके चलते, अच्छा ये सबसे ज्यादा होता है वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन स्टेट्स में कुछ ज्यादा होता है। और सबसे बड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली में, और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अ, आपके इंडिया के एयर पर। एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एयर पोल्यूशन। और स्पेशली इन दी विंटर सीजन, जब ऑलरेडी स्मोक होता है और स्मोक बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। तो होता क्या है कि इंडिया, यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो भी स्टबल बर्निंग करेगा ना, उनके ऊपर हम केस लॉन्च करेंगे, है ना, उनके ऊपर हम केस लॉन्च करेंगे। लेकिन रिसेंटली जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि जिन जिन के ऊपर केसेस थे अबाउट दी स्टबल बर्निंग के ऊपर, वो उन फार्मर्स के ऊपर केस विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये चीफ मिनिस्टर ने बोला। अच्छा, इसका मेन रीजन बेसिकली ये है क्योंकि फार्मर्स जो है वेस्टर्न, स्पेशली वेस्टर्न यूपी के फार्मर्स जो है, वो बहुत ज्यादा अपोजिशन में है बिकॉज ऑफ दी थ्री फार्म लॉस, और शुगर केन की प्राइसेस इंक्रीज नहीं हो रहे। पंजाब ने इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, तब बोला जा रहा है कि यूपी भी इंक्रीज करे। तो इस उनको खुश करने के लिए ये डिसीजन लिया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ओके, विल स्किप द सिटी न्यूज। या, सो ऑन द रीजनल पेज, ऑन द नॉर्थ ईस्ट पेज, सो अगेन इट्स अ न्यूज फ्रॉम द स्टबल बर्निंग। सो या, दीज दो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये स्टबल बर्निंग होती है। इजी वे में आप जल्दी जल जाती है क्योंकि सूखा होता है, और है ना, तो सूखी सूखी जो चीज होती है ना, वो फास्ट तरीके से जल जाती है, और हमें एक एक करके उखाड़ना नहीं पड़ता। तो फार्मर्स के लिए इजी भी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक है। इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है इन्वायरमेंट पर। तो पंजाब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पंजाब गवर्नमेंट ने बोला वो इंडस्ट्रीज जो स्टबल का यूज करेंगी, है ना, वो इंडस्ट्रीज जो स्टबल का यूज करेंगी, पंजाब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव्स देगी। क्योंकि फार्मर्स अगर स्टबल को इंडस्ट्रीज में बेचेंगे, तो ऑब्वियसली बात है फार्मर्स को प्रॉफिट होगा, तो फार्मर स्टबल बर्निंग करेगा नहीं। और जो इंडस्ट्री स्टबल खरीद रही है, उसको पंजाब गवर्नमेंट जो है उसको इन्हीं इंसेंटिव्स देगा। अब इंसेंटिव्स मतलब बहुत सारी चीजों में देने वाला है, फिजिकल इंसेंटिव्स देगा बेसिकली, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए तो फिजिकल इंसेंटिव्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो फिजिकल इंसेंटिव्स देगा, फ्यूल में इंसेंटिव्स देगा, शुगर मिल, पल्प, पेपर, इन सारी चीजों में। मूविंग फर्दर, सो इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट सैलाइन लेक है, यहां बोल सकते हैं सैलाइन इनलैंड वाटर बॉडी है, दैट इज सांबर लेक इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। सांबर लेक में अभी हुआ क्या कि वो श्रिंक होता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली श्रिंक होता जा रहा है। रीजन बिंग बिकॉज ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल और वाटर क्वालिटी, और देखा जाए माइग्रेटरी बर्ड्स जो आती थी सांबर लेक में, उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। और इसीलिए जो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि गवर्नमेंट को अराउंड $300 मिलियन देने पड़ेंगे, तब जाके हम सांबर लेक को रिस्टोर कर पाएंगे। ये एक्सपर्ट की स्टडी है ना, एक्सपर्ट की स्टडी से पता लगा कि सांबर लेक जो है ना, वो डिग्रेड होता जा रहा है, वो कॉन्स्टेंटली श्रिंक होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। और ये इंडिया, देखा जाए तो इंडिया के इंडिया इंडिया वाटर बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। सो इट्स द लार्जेस्ट इनलैंड
saline water body, or we can say that it's the largest salty lake in India. Moving further, so कल कर्नाटका गवर्नमेंट ने बताया कि कर्नाटका में अराउंड 14,500 कोविड-19 के केस निकले और अराउंड 126 पेशेंट्स की डेथ भी हो गई बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 कल के कल। और ये ऐसा ऐसा स्पेकुलेशन था कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है ना, उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है। तो इसी चीज को गवर्नमेंट ने मना किया, इसी चीज को बोला। कल कर्नाटका की जो हेल्थ कमिश्नर है उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनमें से अराउंड 0.03% लोग ही री इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो ये बताया गया, ये सिंपल सी बात बताएगी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो मतलब आप सेफ हो, बट देयर इज ओनली 3.3% चांस, 0.03% चांस कि आप इन्फेक्ट हो सकते हो। और वही रिपोर्ट निकल जाएगी अराउंड, अगर 1000 लोग हैं तो 1000 में से सिर्फ 3 लोग, अगर 1000 लोगों को वैक्सीन लगी है तो 1000 में से सिर्फ 3 लोगों को री इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, बट हाँ थर्ड वेव आ रही है। जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अच्छा, कल हमने पढ़ा था कि कल कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आपने 84 डेज का गैप क्यों रखा है कोविशील्ड के फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बीच में। इसी चीज को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिप्लाई दिया टू द केरला हाईकोर्ट कि अगर 84 डेज का गैप होगा तो बेटर एफिकेसी होगी वैक्सीन की, है ना। अगर फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में 84 डेज का गैप होगा तो बेटर एफिकेसी होगी, मतलब वो अच्छे तरीके से काम करेगा तुम्हारा कोविशील्ड वैक्सीन। इसी के चलते हमने 84 डेज का गैप दिया है बिटवीन द 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड। मूविंग फर्दर, सो यस, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द लर्निंग सेफली, इसको अपन पढ़ेंगे। ओके, द सेकंड वन इज अबाउट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। अच्छा, ये आपको खुद पढ़ना है और इस चीज को लेकर हम लोग कल हम लोग इस चीज पर डिस्कस भी करेंगे। एंड इट्स अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। ठीक है, तो अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसको बोल रहे हैं या स्कीम भी बोल रहे हैं, ये है क्या, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपको खुद पढ़ो, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कल अपन इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस एडिटोरियल, द टोटल अबाउट द नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में, व्हाट इज नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके, एंड द थर्ड एडिटोरियल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स अबाउट द वल्चर। ठीक है, तो वल्चर्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब हिंदी में अगर आपने रामायण देखी होगी, जटायु के बारे में सुना होगा, तो जटायु इज अ वल्चर, तो उसके बारे में अपन समझेंगे। ओके, चलो। सो द फर्स्ट एडिटोरियल जो है लर्निंग सेफली। सो व्हाट हैपेंड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल क्या किया, कल हमने न्यूज पढ़ी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल क्या किया कि अराउंड 2 करोड़ कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो स्टेट्स को सप्लाई कर दी, और वो सिर्फ रिजर्व रहेंगी फॉर दी टू वैक्सीनेट दी टीचिंग एंड दी नॉन टीचिंग स्टाफ इन दी स्कूल। और ये चीज हमें कवर अप करनी है बाय दी टीचर्स डे, है ना। अब ये चीज क्यों किया गया, अच्छा, ये इसी वजह से किया गया, द रीजन बीइंग इज क्योंकि हमें फेस टू फेस क्लासेस, मतलब हम बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट करनी है फ्रॉम दी सितंबर, और बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट भी हो चुकी हैं। तो भैया उन लोगों को वैक्सीनेट लग जाए और हाई रिस्क ना हो। रिस्क तो है, ऑब्वियस सी बात है, बट ऑब्वियस सी बात है, बट द रीजन इज क्योंकि रिस्क के साथ साथ हम मिलियंस ऑफ द चिल्ड्रंस का जो फ्यूचर है, जो उनका बिकॉज ऑफ दी जो उनका फ्यूचर क्रिपल हो गया बिकॉज ऑफ दी आपका क्लोजर ऑफ दी स्कूल्स, हम वो चीज नहीं खराब कर सकते बिकॉज ऑफ दिस रिस्क। तो इसीलिए रिस्क कम हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अराउंड 2 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन जो है, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है, वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए स्टेट्स में भेजी गई है। और वही बात अगर हम देखा जाए तो हाँ, सेवरल स्टेट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट्स ने डिसीजन लिया है कि अपने स्कूल्स को रीओपन करेंगे, और वो क्लास 9 से स्टार्ट होंगे टू दी हायर, मतलब क्लास 12 तक जो चलेंगे। क्लास 8 तक के स्कूल बंद रहने वाले हैं, है ना, मेजोरिटी ऑफ दी स्टेट्स में, जिसमें से बहुत सारे स्टेट्स में हरियाणा भी है, तेलंगाना भी है, गुजरात है ना। तो उन्होंने तो बल्कि ये भी बोल दिया कि यंगर चिल्ड्रंस के लिए भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट रहेंगी। बहुत सारे स्टेट्स ने तो क्लास 9 से स्टार्ट किया, बल्कि गुजरात और आपका हरियाणा जो है, तेलंगाना जो है, उन तीनों स्टेट्स ने बोला कि भैया नहीं, हम यंगर चिल्ड्रंस के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं।
तो वही ऑथर ने बताया कि अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो अराउंड हाफ ऑफ द टीचर्स पॉपुलेशन जो है, अगर हम बात करें टीचर पॉपुलेशन की, इट्स 2 करोड़ टीचर्स, और जिसमें से 87 लाख टीचर्स को ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुकी हैं, है ना। और अभी जो हाफ वैक्सीनेट हो चुके हैं, हाफ बचे हुए हैं, तो हाफ अभी भेज दी गई है, तो वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए है, ठीक है। लेकिन फिर ऑथर ने ये लिखा कि ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन कराने से जो रिस्क है इन्फेक्शन का टू दी चिल्ड्रन वो खत्म हो जाएगा। रिस्क तो रहेगा, रिस्क तो रहेगा, बट द थिंग इज कि अगर देखा जाए तो रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। एक समय पे हाई रिस्क जो था वो रिस्क कम हो जाएगा। और क्वेश्चन भी ये उठता है कि भाई हम खोल क्यों रहे हैं, तो आंसर इसका ये है कि भैया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो क्रिपल हो जाएगा, जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो उनका क्रिपल हो जाएगा, मिलियंस ऑफ दी चिल्ड्रंस का। इसी के चलते हमें स्कूल खोलना पड़ रहा है। और वही हम बात करें, चलो हमने ये तो बात करी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की, वही हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स को भी तो हमें अब सेफ गार्ड करना है। स्टूडेंट भी कोविड-19 के इम्पैक्ट में ना आए, उनके ऊपर वायरस ना हो। तो इसी के चलते रिसेंटली अगर देखा जाए तो जाइडस कैडिला एक कंपनी है, गुजरात बेस्ड, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसने एक वैक्सीन बनाई, जाइकोव डी, जिसके 3 डोसेस दिए जाएंगे टू दी टू दी एज ग्रुप ऑफ 12 टू 18, है ना। और वो गवर्नमेंट ने उसके लिए परमिशन दे भी दी है, इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन दे भी दी है। और देखा जाए तो हाँ, ये जाइकोव डी जो वैक्सीन है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑथर ने बताया। और यही चीज लास्ट में फिर ऑथर ने ये लिखी है कि यूएस की हम बात करें तो यूएस में भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, यूएस में भी देखा जाए तो वैक्सीनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ। और फिर यही लिखा गया कि और भी जो कंपनीज हैं, और कंपनीज को भी आप वो करिए, मतलब परमिशन दीजिए कि उनके उनकी वैक्सीन को परमिशन दे दिया, जिससे रैपिड तरीके से वैक्सीन सप्लाई हो और लोगों को वैक्सीनेट कराया जा सके, स्पेशली चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट कराया जा सके। और यही हुआ। इसराइल का एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसराइल में बताया गया कि इसराइल में एक स्कूल खुला था, ठीक है, और जिसमें से अराउंड चिल्ड्रंस की हम बात करें 18 से 12 से 18 के एज ग्रुप के बीच में 78% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसराइल में वैक्सीनेटेड है, फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 12 टू 18। और स्कूल खोला गया, एक बच्चा जो था, एक चिल्ड्रन था, वेकेशन पे गया था, वो उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, उसकी वजह से सारे बच्चे जो है वो इन्फेक्टेड हो गए। तो ये बताया गया कि इतना ज्यादा रिस्क हो सकता है स्कूल के ओपन करने से। बट यस, अगर हम प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, वही यूएस गवर्नमेंट ने बताया कि अगर हम प्रिकॉशंस लेके चलेंगे, अगर वो इफेक्टिव मेजर्स हम लेके चलते हैं, तो फिर हाँ, हमारा जो स्कूल का रीओपन का सपना है ड्यूरिंग द पैंडेमिक वो फुलफिल हो सकता है। मूविंग फर्दर, so the next editorial, it's basically about what? It's about the vultures, the clean up crew we need. So what happened? सबसे पहले तो ऑथर ने जो पहला पैराग्राफ जो लिखा है वो थोड़ा सा हमारी इंडियन मैथोलॉजी, रामायण के बेसिस पर लिखा है। उन्होंने यही बताया कि अगर हम बात करें जटायु, तो जटायु इज अ वल्चर, है ना, इंडियन मैथोलॉजी में। तो ही इज अ डेमी गॉड, मतलब डीमन भी है, गॉड भी है। और अगर देखा जाए तो उन्होंने रावण को वो किया था, कन्फ्रंट किया था, और उनके बीच में लड़ाई भी हुई थी, रावण और जटायु के बीच में, जिससे रावण ने उनको मार दिया था क्योंकि जटायु सीता जी को बचा रहे थे। और जटायु के जो ब्रदर भी थे, संपत्ति, तो संपत्ति का भी बहुत बड़ा रोल था आपको राम जी को बताने में कि रावण कहाँ रहता है, लंका पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो वही बताया गया कि देखा जाए तो वल्चर्स जो हैं वो हमारे माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तो रखते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और वही हम बात की जाए तो इंडिया ने फ्रॉम 1990 से लेकर टिल द मिड ऑफ 2000, 1990 से लेकर टू द मिड ऑफ 2000, मतलब इन 20 इयर्स में, इन 20 30 इयर्स में अराउंड 95% ऑफ द वल्चर्स की पॉपुलेशन क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर 100 वल्चर्स हुआ करते तो 100 वल्चर्स में से सिर्फ 95 की डेथ हो चुकी, 95 नहीं बची, सिर्फ 5 वल्चर्स बची हैं। तो 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वल्चर्स जो है वो खत्म हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं। और ये सब पीरियड हुआ है विद इन द पीरियड ऑफ 20 टू 25 ईयर्स। और उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला है कि ये कंट्री के लिए हमें इस पे एक एफर्ट्स लाने पड़ेंगे, अर्जेंट
कंजर्वेशन एफर्ट्स लाने पड़ेंगे जिससे हम वल्चर्स को सेव कर सकें फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट। देन आगे फिर ऑथर ने बताया कि मिथ एंड फैक्ट। सो वल्चर्स के बारे में बोला जाता है कि वल्चर्स जो हैं वो दे आर दी सोर्स ऑफ डिसीज, लेकिन वो गलत है, ऐसा सही नहीं है। अगर हम देखा जाए तो वल्चर्स जो है, वल्चर्स का जो फीस्ट होता है वो कैरियन होता है। तो कैरियन इज समथिंग व्हाट? कैरियन इज समथिंग डेड एनिमल का जो फ्लैश है उस पे वो उनका जो फीस्ट होता है उसके ऊपर वो बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं। अपने फूड जो है वो वल्चर्स का कैरियन है, और कैरियन मतलब द मीट ऑफ द डेड एनिमल। और जब उनको फूड नहीं मिलता है तो हाँ, तब वो एक्सट्रीमली सिक और वुंडेड और जो इन्फर्म क्रिएचर्स हैं उनको वो अपना फूड बना लेता है अगर उनको कहीं फूड नहीं मिलता है तो। हाँ, बहुत सारे लोग मानते हैं कि वल्चर्स अगली होते हैं। हाँ, दिखते तो है, बैड ओमेन लेके आते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, इसकी वजह से। ओके, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा वल्चर्स होते क्या हैं। तो वल्चर्स बेसिकली बात करें तो वल्चर्स बिलोंग टू दी तुम्हारा एक्यूप्राइडी एनिमल। एक्यूप्राइडी एनिमल्स मतलब एक्यूप्राइडी एनिमल्स में जैसे ईगल्स, हॉक्स, काइट्स, अगर हिंदी में बाज तुमने सुना होगा, तो इन फैमिलीज से वल्चर्स बिलोंग करते हैं। और देखा जाए इन सोशल वर्ड जो मतलब वल्चर्स है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है इट्स फ्रॉम 10 years to 20 years। और बहुत बल्कि होते हैं। इनके जो ट्रीज होते हैं ये टॉल मतलब टॉल ट्रीज पे होते हैं या रॉकी क्लिफ्स पर होते हैं इनके जो नेस्ट होते हैं। और अगर हम बात की जाए तो वल्चर्स जो है अपना उनकी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्मेल एंड बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट आई साइट, वो अपने फूड को इजीली तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि कैराइन जो डेड एनिमल्स का मीट है वो इजीली तरीके से डिटेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्मेल, और वल्चर्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। वल्चर्स की कोई वॉइस नहीं होती तो इसी वजह से वो सिंग नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेट जरूर करते हैं बट थ्रू अ ग्रंट्स एंड हिशेस। ठीक है। और वल्चर्स की हम बात करें तो वल्चर्स रिलाई ऑन अदर कार्निवोरस टू ओपन कार्गस। मतलब वल्चर्स कभी भी बेसिकली कार्गस जो मतलब डेड एनिमल को कभी नहीं खोलते, वो डिपेंड करते हैं किसी और कार्निवोरस के ऊपर कि वो उसको खोले, उसके बाद वल्चर्स फिर खाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यस, अब जो क्वेश्चन उठता है कि क्यों वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्यों डिक्रीज हो गई? 90% ऑफ द पॉपुलेशन विद इन 20-25 years क्यों डिक्रीज हो गई? द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द ड्रग, बिकॉज ऑफ द नेम ड्रग कॉल्ड डाइक्लोफेनेस। अब व्हाट इज डाइक्लोफेनेस? कि डाइक्लोफेनेस के वल्चर्स को दिया जाता है? नहीं। सो व्हाट हैपेंड, डाइक्लोफेनेस जो है ना, ये ड्रग्स है जो कि कैटल्स को दिया जाता है, और ये कैटल्स को रिलीफ देता है फ्रॉम दी पेन। उनको जो पेन होता है, उनको अ, जो भी उनको पेन होता है कैटल्स को, उनको उसके लिए दिया जाता है। और स्मॉल डोज अगर डाइक्लोफेनेक्स को आप दे रहे हो तो वल्चर्स के लिए डेडली है, उनका उनका किडनी फेलियर हो जाता है और वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मेन रीजन है जिससे वल्चर्स की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होने लगी। और उसके चलते उनके नेट्स जो है, उनके जो नेट्स बनाए रखे हैं उन्होंने, वो ट्रीज को, टॉल ट्रीज को कट डाउन किया जाता है, स्टोन पैटलिंग होती है, जिसके चलते वल्चर्स की पॉपुलेशन भी डिक्रीज होने लगी, उनके नेस्ट भी जाने लगे। अब देखा जाए तो हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसे वल्चर्स इंपॉर्टेंट है। सो देखो, अब कार्कस जो है मतलब डेड एनिमल जो है, डेड एनिमल को अगर कोई पचा सकता है तो वल्चर है, क्योंकि वल्चर के में स्टमक में बहुत एसिडिटी होती है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इन दी वल्चर स्टमक, तो वो इजीली डाइजेस्ट कर लेता है डेड एनिमल की मीट को। और अगर वल्चर्स डेड एनिमल को नहीं खाएगा, सो द थिंग इज वो पाइथोजन फैलाने लगेंगे, मतलब वायरस, बैक्टीरिया, ये सब फैलने लगेंगे, तो बहुत ज्यादा डिसीज फैलने लगेगी, कम्युनिकेबल डिसीज फैलने लगेगी। अब क्वेश्चन उठता है कि अदर एनिमल्स क्या डेड एनिमल्स को कार्कनस को नहीं खाते? फॉक्स खाते हैं, बट द थिंग इज डेड एनिमल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बल्कि जो खाते हैं जो एनिमल्स, जैसे फॉक्स हो गया आपके, और अदर एनिमल्स हो गए, एक्सेप्ट वल्चर्स जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, कार्कस को खाते हैं, सो वो इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जिसके चलते उनकी भी डेथ हो जाती है। और वो भी ट्रांसमिट करते हैं पाइथोजेंस, डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, जो कि आपके उस कार्कस में होता है, उस डेड एनिमल में होता है। बट वल्चर्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिडिटी इन देयर स्टमक, वो इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो जिससे जो पाइथोजन फैलने की जो प्रॉब्लम है वो इजीली चली जाती है बिकॉज ऑफ द वल्चर्स।
अब लास्ट में ऑथर ने लिखा कि वल्चर्स की पॉपुलेशन को कैसे कंजर्व करके रखा जाए। तो उसी चीज को लेकर वेटनरी डॉक्टर ने बताया था कि इंडिया में बैन कर देना चाहिए डाइकोफेनिक्स। तो डाइकोफेनिक्स को बैन भी कर दिया गया था 2006 में वेटनरी यूज में। ठीक है। और अगर देखा जाए तो देयर आर 5 स्टेट्स इन इंडिया जिन्होंने एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020-2025 अप्रूव भी किया इन द ईयर ऑफ 2022, जिसके चलते वो रेस्क्यू सेंटर्स खोलेंगे जिसमें वल्चर्स को ट्रीट किया जाएगा। और उसके साथ साथ वल्चर रेस्टोरेंट्स भी खोले जाएंगे। वल्चर रेस्टोरेंट्स में क्या होगा कि ऐसे उस रेस्टोरेंट्स में डाइकोफेनिक्स फ्री कार्कस कैटल को डम किया जाएगा, जिससे वल्चर्स फूड फूड खा सके, अपना फीस्ट कर सके और दूसरे लोगों को फीस्ट करा सके। और ये अपना फूड कभी कैरी नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ, ये लोग मूव कर सकते हैं बट दे विल नॉट कैरी द फूड। मूविंग फर्दर, सो द थिंग इज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फिर से अब रूल्स निकाले हैं। इट्स अबाउट दी ड्रोन रूल्स 2021। अच्छा, ड्रोन रूल्स 2021 जो है ना, वो हेल्प करेंगे स्टार्टअप्स को और एसएमईज को। ठीक है। मतलब स्टार्टअप्स किस वजह से हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले क्या था कि आप एयरक्राफ्ट जो है, आप लोड जो है, आप सिर्फ लोड 300 केजी का ले सकते थे, अब 500 केजी का कर दिया है ना। लॉजिस्टिक्स या फिर जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करनी थी ड्रोन्स के थ्रू, अब पहले 300 केजी से कर सकते हैं, अब आप 500 केजी से कर सकते हो। तो इसीलिए स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए ये हेल्पफुल होगा अभी जो रूल्स आए हैं बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, ड्रोन रूल्स 2021। मूविंग फर्दर, सो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बताया कि अफगानिस्तान में जब तालिबान का कैप्चर हुआ तो उन्होंने सारे सेल्स खोल दिए, प्रिजन्स खोल दिए, और जिसके चलते बहुत सारे टेररिस्ट जो बंद थे अफगानिस्तान के प्रिजन्स में, वो उन्होंने जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर ली। बहुत सारे प्रिजनर्स जो थे, जो टेररिस्ट थे, जो कि अफगानिस्तान के प्रिजन में बंद थे, वो अब रिलीज हो गए और पाकिस्तान में आ गए और जैसे मोहम्मद ज्वाइन कर ली उन्होंने। और जैसे मोहम्मद की बात करें, जैसे मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, तो ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी फ्रॉम द एजेंसी, कि जैसे मोहम्मद जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में प्लान कर रहा है अटैक करने का। हमने एक न्यूज पढ़ी थी अबाउट दी गुजरात के बारे में, कि गुजरात में लॉ आया था एंड द लॉ इज अबाउट दी एंटी कन्वर्जन लॉ। ओके, सो गुजरात गवर्नमेंट जो है, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट ने बोला था कि कुछ क्लॉजेस जो हैं एंटी कन्वर्जन लॉ के, जो गुजरात गवर्नमेंट लेके आई, वो स्टक डाउन हो जाएंगे क्योंकि वो आर्टिकल 21 को ब्रीच करते हैं। सो इसी चीज को लेकर गुजरात हाईकोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी अबाउट दी एंटी कन्वर्जन लॉ, कि भैया जो उन क्लॉजेस को जो आपने उन क्लॉजेस को आपने जो बोला है कि ये स्टक डाउन हो जाएंगे, उस क्लॉजेस के अगेंस्ट, उन क्लॉजेस के फेवर में गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अच्छा, एक बार हमने न्यूज पढ़ा था कि अफगानिस्तान पर इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, जिसमें मैंने बताया था कि इंडिया के पास 4 ऑप्शन है। या तो वो तालिबान का फेवर करे, या वो अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और वहां पर स्टैब्लिश कराने की कोशिश करे। थर्ड ये है कि तालिबान से अभी टेम्परेरी रिलेशंस बना ले, क्योंकि तालिबान वहां डिफेक्टो गवर्नमेंट है। चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक और चौथा रीजन था, चौथा पाथ था कि इंडिया वेट करे जैसे अदर नेशन वेट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही करा। मतलब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि भैया इंडिया जो है वो वेट करेगा और देखेगा कि अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन। मूविंग फर्दर, सो कल हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई। हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि अब कोई भी कोविड-19 वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं हो रही है किसी भी स्टेट में, ना ही किसी यूनियन टेरिटरी में। और हाँ, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो मॉडरेना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को लेकर अभी तक ऐसा कुछ वर्ड नहीं आया, ऐसा कुछ वो नहीं आया कि उनको हम कब परमिशन देंगे। सो यस, बट हाँ, ऐसी रिपोर्ट आई है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। मूविंग फर्दर, सो देखा जाए तो मालदीव्स जो है, मालदीव्स मेड अप ऑफ मेनी आइलैंड्स, बहुत ज्यादा आइलैंड्स है वहां पर। तो उन आइलैंड्स की कनेक्टिविटी को सही करने के लिए इंडियन फर्म्स ने डिसीजन लिया है कि दे विल बिल्ड अ ब्रिज इन द मालदीव्स। वो एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए वो ब्रिज बनाएंगे। सो देखा जाए तो इट्स अ लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स। मालदीव्स में ये सबसे लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है।
और इंडिया की फर्म बनाने वाली है ये। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज में आज हमारे लिए एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। हुआ क्या, अ ग्रुप ऑफ यूएस लॉ मेकर्स, अराउंड 68 लॉ मेकर्स ने जो बाइडेन से पूछा कि भैया आप ये बताओ कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया, लेकिन अगर फ्यूचर में उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया तो, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के बाद उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल कर लिया तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। इस चीज को लेकर जो 68 लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने लेटर लिखा है बाइडेन को, उन्होंने आंसर मांगा है जो बाइडेन से कि आप इस इशू पे बताओ कि जो न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी का इशू है, इस इशू पे आप क्या आंसर दोगे। ओके, सो बिजनेस न्यूज में आज अगेन कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो यस, दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स, और कल हम एक इशू पे डिस्कस भी करने वाले हैं, नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।